अच्छा, जैसा कि ना आपको पता है कि मैं ना मोबाइल से कनेक्ट हूँ, लाइट नहीं है, तो अगर जब कभी स्क्रीन शेयर ना हो रही हो ना, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उस हिसाब से फिर जो हूँ वो देख लूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, आपके पास इस वक़्त जॉब प्रैक्टिस वाली आ रही है? हाँ जी। अच्छा, इस ये जॉब प्रैक्टिस अभी मैंने गौर किया, जब मैंने ज़रा क्लोज़र लुक ली, तो ये जो है वो पुरानी है। इसमें जो परसेंटेजेज़ हैं, तो मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ। ज़बानी ये है कि डोमेन 1 जो हम पढ़ रहे हैं, इसका 17% है टोटल सीआईएसएम के एग्ज़ाम में। डोमेन 2 का 20% है और डोमेन 3 का 33% है और डोमेन 4 का जो है वो 30% है। यानी परसेंटेजेस चेंज हो गई हैं, जो ज़्यादा परसेंटेजेस हैं, वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम यानी 3rd डोमेन और 4th डोमेन की हो गई है। रीज़न बिहाइंड ये है कि अब जो लास्ट 1 और 2 इयर्स में जो थ्रेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इंसिडेंट मैनेजमेंट की लिए और मुख्तलिफ ऑर्गनाइज़ेशन में कोई भी एप्लीकेशन, टूल, प्रोसेस, फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं है। तो स्ट्रेस इसीलिए उस पे दिया जा रहा है कि उस पे भी वर्कआउट किया जाए और उसे बाकायदा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का पार्ट बनाया जाए। तो अ, ये एक जो है वो रीज़न है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये 1 मिनट। सो डोमेन 1 जो है 17% है। हमने जो पहले स्टार्ट की थी ना क्लासेस, उसमें हमने जो डोमेन 1 को देखा था, वो इस तरह से देखा था कि इसकी परसेंटेज एज़ इफ ज़्यादा होगी, ले लाइक 24%। तो जैसे परसेंटेज कम हुई है, तो अच्छी बात ये है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होंगे, वो भी पर्टिकुलरली कम हो जाएँगे। ओवरऑल उनकी जो है वो कम और उसी तरह से जो मैटर है इन डोमेन 1 वो भी कंडेंस हो गया। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हटा दी हैं और उसकी वजह यही है कि स्ट्रेस गवर्नेंस अब स्ट्रक्चर ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस में मौजूद है। अब जो ज़्यादा स्ट्रेस है वो इस चीज़ पर है कि इंसिडेंट मैनेजमेंट में भी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की जाएँ। तो अब हम जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को एक नए सिरे से देखेंगे, वो ये इसी तरह से देखेंगे कि 17% है एग्ज़ाम का और हमने सबसे ज़्यादा ज़ोर जो देना है, वो देना है 3rd डोमेन में जो कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम
डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के नाम से, विच इज़ 33%, यानी सीसम एग्ज़ाम का सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो इसमें है। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी मोहम्मद माद साहब से कि आप वो डोमेन बता दें, ताकि बहुत जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं, वो हम उनसे पूछ सकें, उनसे सवाल कर सकें और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। सो ये तो सिर्फ़ एक ओवरव्यू टाइप का हो गया, और अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है डोमेन का, जो कि जैसे हमने पहले पढ़ा था वो उसी तरीके से सेम है। थोड़ा-सा मुझे आप में से कोई ब्रीफ करके बताए कि हमने इसमें क्या किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की इनपुट भी इसमें रहे, कि ऑब्जेक्टिव एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है इस डोमेन का? मैम, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटा सा सवाल था मेरे जहन में। जी, जी, वो जी। ये कि इन चार डोमेन्स में मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपने रिस्क की आइडेंटिफिकेशन कर दी और उसके मिटिगेटिंग कंट्रोल्स लगा लिए तो इंसिडेंट होने का चांस भी कम है, और फिर अवेयरनेस भी आप फिर उसी हिसाब से देंगे। और अभी मैं ये देख रहा हूँ कि इसी को सबसे लिमिटेड स्कोप में मतलब इंक्लूड किया जा रहा है इसमें, तो इसको इसकी परसेंटेज कम करने का क्या मतलब, इसका वो बैकग्राउंड क्या है? देखिए, हाँ, इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये है कि आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मौजूद है इन एन ऑर्गेनाइज़ेशन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा? इम्प्लीमेंटेशन पर्पज़ के लिए आपको कोई ना कोई एक पैथ चाहिए होगा, कोई एवेन्यू चाहिए होगा, कोई ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए होगा, कोई अकाउंटेबल पर्सन चाहिए होगा, जो बेसिकली उस रिस्क मैनेजमेंट की जो आउटपुट्स आए हैं, उसको इस्तेमाल करके उसको ऑर्गेनाइज़ेशन के मुख्तलिफ लोकेशंस पे, एरियाज़ पे उसको डिप्लॉय कर सके। तो आप इन जब रिस्क मैनेजमेंट की बात आएगी, रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो आप कितनी ही अच्छी रिस्क मैनेजमेंट क्यों ना कर लें, उसकी एप्लीकेशन जो होगी ना, वो नहीं हो पाएगी। तो दैट इज़ द रीज़न रिस्क मैनेजमेंट का परसेंटेज जो है वो 20 रखा गया है, और रिस्क मैनेजमेंट इस डोमेन में कम रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइज़ेशंस में इसकी जो है वो वर्थ इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। आईसाका की एक और सर्टिफिकेशन है जो है सी रिस्क के नाम से। सर्टिफाइड रिस्क करके उनका है कुछ, और वो बेसिकली वो रिस्क के जो सारे एलिमेंट्स हैं उसको कवर कर रहा है, और सी रिस्क भी सीआईएसएम की तरह बहुत ही वैल्यूएबल एक सर्टिफिकेशन है। तो उसकी वजह ये है कि वो उन्होंने आपको यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि रिस्क मैनेजमेंट में ये चीज़ें, वो डिटेल में नहीं है। इस सीआईएसएम के एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रही हूँ। लेकिन ये भी बहुत ब्रीफ है, जो इसमें भी कवर हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट आपको स्टार्ट से लेके एंड तक प्रोसेस पता लग जाएगा क्या होगा। अब उसकी डिटेल में आप जितना चाहें आप चले जाएँ। जब मैं सी रिस्क की बात करती हूँ, तो सी रिस्क में रिस्क मैनेजमेंट की रिस्क असेसमेंट की जो है वो अ, तकरीबन 25 से 28 या 25 से 30 काइंड्स हैं, जिसमें आपको मैं वैसे ज़बानी बताऊँ, बो एंड टाई एनालिसिस है, एक हम कन्वेंशनल कर रहे होते हैं, वो आ जाता है, फिश बोन स्ट्रक्चर आ जाता है, ऑक्टेव है, मेहारी है, मतलब इस तरह के ना बहुत सारी असेसमेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो वो हम सीआईएसएम में नहीं कवर करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट की और जो कौन रिस्क असेसमेंट की कौन-कौन सी टाइप है, तो उसको हम इसमें कवर नहीं कर रहे, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि रिस्क असेसमेंट की जाती है। जनरल स्ट्रक्चर हम देख लेंगे कि कैसा होता है इन रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर बात करें पूरी डिटेल की, तो उसके लिए एक दूसरी सर्टिफ़िकेशन है, या फिर हमारे पास पीसीबी अगर हमें जो बुक कहता है, वो आईएसओ 31000 है, जो एंटरप्राइज़ रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वो पूरे-पूरे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं उसको करने के लिए। बट अगर हम सीआईएसएम के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो जो प्रोग्राम डेवलपमेंट और मैनेजमेंट है, वो बेसिकली आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कैसे करेंगे, उसको डेवलप कैसे करेंगे, इनिशिएट क्या करेंगे, तो ये डेवलपमेंट का कुछ जो है ना एक सब पार्ट बन जाएगा रिस्क मैनेजमेंट।
तो जितना अच्छा आपका डेवलपमेंट और मैनेजमेंट का आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके लिए बाकी जैसे इंसिडेंट मैनेजमेंट करना भी आसान होगी, रिस्क मैनेजमेंट करना भी आसान होगी, इसी तरह से और दूसरी चीज़ें जिसमें केपीआईज़ वगैरह भी आ जाएँगे, वो आपको डिफाइन करना आसान हो जाएगी। तो दैट इज़ द रीज़न कि रिस्क मैनेजमेंट की यहाँ परसेंटेज हमने 20 देख रहे हैं, जो कम है। पहले लोगों की अवेयरनेस भी नहीं थी इतनी रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो उसलिए उस पे स्ट्रेस था। अब ये है कि नाउ पीपल आर अवेयर कि रिस्क मैनेजमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है, तो उसको आपने उसी हिसाब से प्रोपोर्शन एग्ज़ाम का दे दिया। ये जितनी भी सर्टिफ़िकेशन होती हैं, ये अपडेट इसी तरह से होती हैं कि करंट ट्रेंड्स को मद्देनज़र रखते हुए इनको डेवलप किया जाए, ताकि जो इसीलिए जो नए वर्ज़न्स आते हैं, उसका मतलब यही होता है कि अपडेटेड वर्ज़न है। और आजकल के जो ट्रेंड्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको ये फ़ोकस कर रही होती है। तो ये एक रीज़न आ गया। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क असेसमेंट मैं कह रही थी बार-बार, और तो इसके समझने के लिए सबसे छोटी चीज़ ये है, रिस्क मैनेजमेंट एक पूरा स्ट्रक्चर है, रिस्क असेसमेंट जो उसका एक पार्ट होता है। तो फ्रॉम स्टार्ट टू असेसिंग द रिस्क, कि आपने देख लिया कि रिस्क आइडेंटिफ़ाई कर लिया एसेट्स क्या हैं, उसके बाद आपने रिस्क जो है वो असेस किया कि कितना रिस्क आ रहा है इन इन रिस्पेक्ट टू थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। फिर आप उसको इवेलुएट करते हैं कि उसके इम्पैक्ट्स कितने आ रहे हैं, कितने अखराजात लगेंगे। उस सारी इवेल्युएशन जब हम एंड करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास क्या रिस्क आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, वो हमारी रिस्क असेसमेंट कहलाती है। यहाँ रिस्क असेसमेंट जब हम एंड कर लेते हैं, हमारे पास पिक्चर क्लियर हो जाती है कहाँ कितना रिस्क है, क्या है। उसके बाद एक और पार्ट होता है जिसे हम रिस्क ट्रीटमेंट कहते हैं। रिस्क ट्रीटमेंट के पूरी दुनिया में सिर्फ कोई भी आप मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, असेसमेंट की कोई भी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, रिस्क ट्रीटमेंट के 4 ही तरीके हैं: एक्सेप्ट, अवॉइड, ट्रांसफर और जो है मिटिगेट। तो आप जो है अ, जब आप असेसमेंट के बाद ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, वो बेसिकली मैनेजमेंट होता है। यानी आपने रिस्क निकाल लिया, अब आप उसको मैनेज करने जा रहे हैं कि आपने उसका क्या करना है, उसको ट्रीट करना है, आपने उसको अवॉइड करना है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है, या आपने मिटिगेट करना है यानी कंट्रोल लगाना है, या आपने शेयर करना है रिस्क यानी ट्रांसफर करना है, जस्ट लाइक कार इंश्योरेंस। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने बार-बार आपसे मैनेजमेंट और असेसमेंट कह रही थी, तो मैंने कहा छोटा-सा ब्रीफ आपको यहाँ बता दूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो दिस इज़ हाउ रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट इज़। तो यहाँ तक क्लियर है? मैंने काफ़ी डिटेल में ज़ीशान आपका जवाब दे दिया, ताकि वो अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। जी, जी, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बीच में आपने निहारी बोला था? मेहारी अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपने बिल्कुल फू फ़ोकस हमारा चेंज कर दिया था। हाँ, मैंने कहा फूड लवर को निहारी नज़र आएगा, वो मेहारी है, एम से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक हो गया, चलें हम आगे। अच्छा, ये एक सवाल था मेरा कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस डोमेन का, हम जो पढ़ते जा रहे हैं? बेसिकली पर्पस तो सामने खैर लिखा हुआ ही है, लेकिन टर्मिनोलॉजी में अगर आप देखें तो जो भी आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल से आप अलाइन अगर कर रहे हैं, तो वो गवर्नेंस का बेसिकली काम होता है कि आप ऐसा ना हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कुछ और हो और आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की चीज़ें कुछ और तरीके से कर रहे हो। तो हुँ, जो बेसिक गोल है वो तो यही है कि अलाइन करना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को ऑर्गेनाइजेशन के गोल से। हुँ। और कोई ऐड करना चाहे इसमें? बिल्कुल सही है ज़ीशान, कहना बेसिकली हमारा यही है कि आप एक ऐसा मैकेनिज़्म बना लें अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में, जब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस की बात करते हैं, ये थोड़ी-सी आवाज़ें डिस्टर्ब करती रहेंगी।
अच्छा जी, आवाज़ ही आपको माज़रत के साथ ये थोड़ी-सी डिस्टर्ब करती रहेंगी, लेकिन लेट्स कंटिन्यू विद दैट। अच्छा, ज़ीशान ने जिस तरह से बताया कि जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में बेसिकली होता यही है कि आप एक ऐसा लाहे-अमल बना लेते हैं कि जब आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी विद इन द ऑर्गनाइजेशन, तो आप यही देखते हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है, गवर्निंग स्ट्रैटेजी, क्या वो ऑर्गेनाइज़ेशन की गवर्नेंस स्ट्रैटेजी से मैच कर रही है या नहीं कर रही? तो ऑब्जेक्टिव ये होती है कि आप ऑर्गेनाइज़ेशन के गोल्स, मिशन, स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ, वो प्रोसेसेस इंक्लूड कराएँ, जिसकी वजह से आप ऑर्गेनाइज़ेशन के गोल्स जो हैं, उनको अचीव करने में वैल्यू ऐड कर सकें। ऑर्गेनाइज़ेशन जो रिस्क वो कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है या उसके पास पोटेंशियल है उन रिस्क के एक्सपर्ट होने का, तो आप उसको एप्रोप्रिएटली मैनेज कर रहे हैं। एंड अलोंग विद दैट, जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्स, वो तमाम की तमाम जो है वो मैनेज हुई हुई है, ना सिर्फ एप्रोप्रिएटली बल्कि हम उससे ऑप्टिमाइज़ अ पोज़ीशन में भी ले आए हैं। तो बेसिकली यही गवर्नेंस का डोमेन है कि रिस्क मैनेज हो और आपके रिसोर्सेज़ जो हैं वो ऑप्टिमाइज़ हों और आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के गोल्स के साथ अलाइन हो, जो कि आपकी स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट कहलाएगी। अच्छा जी, सबसे पहला पार्ट, अगर आप अपने पास बुक भी खोल लेंगे ना, तो भी आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं उसके साथ-साथ आपको समझाती जा रही हूँ कि क्या है। तो जो सबसे पहला हमारे पास है वो है पार्ट ए, जो सीआईएसएम के 16 मैनुअल में इन्होंने क्या किया है, पार्ट्स बना दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट बी इस तरह करके। तो आज हमारा फोकस ये होगा कि हम पार्ट ए को कंप्लीट कर लें। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो स्केड्यूल मैंने दिया है वो आगे-पीछे हो जाए। उसका रीज़न ये है कि जैसे आज अगर मैं 1 कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, तो मैं उसको कल कंटिन्यू कर दूँगी। जो 27 वाला है वो तो उसी दिन ही होगा, प्रोग्राम मैनेजमेंट वाला, उसमें कमी-पेशी रह जाएगी, तो वो हम लेटर ऑन देख लेंगे। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि स्केड्यूल बढ़ जाए, कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा जी, तो अगर आप बुक भी साथ-साथ खोल लेंगे तो आप ही को आसानी होगी, आप सवाल भी कर सकेंगे। पार्ट ए हमारा है एंटरप्राइज़ गवर्नेंस। और इसमें हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस हमारा मेन टॉपिक है। एंटरप्राइज गवर्नेंस में हम वैसे सारी बात कर चुके हैं पहले भी। एक जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की, ये पेज का आपका बुक नंबर, पेज नंबर का 27 है। अ, एंटरप्राइज गवर्नेंस, इसमें जितनी सारी इंग्लिश लिखी हुई है, जैसे तरन्नुम ने भी कहा, गेम ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल ऐसे ही है। जितनी सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं अल्फाज में, उसका मैं सिर्फ क्रक्स आपको बता देती हूँ। एक तो इसमें ये कह रहे हैं कि एंटरप्राइज गवर्नेंस, अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में देखें, तो वो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नेंस है उसको, या ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चरिंग है, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है गवर्नेंस और एक कहलाती है मैनेजमेंट। तो जो गवर्नेंस है उसका काम क्या है? वी नो कि एक डायरेक्शन सेट करना, एक स्ट्रैटेजी बताना कि वो क्या है, किस तरह से काम होगी, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम मॉनिटरिंग किस तरह से करेंगे, अ, हम रिस्क को कैसे देखेंगे, हमारे रिस्क क्या हैं, इस तरह की जो चीज़ें आ जाती हैं, वो हमारी गवर्नेंस में आ जाती हैं। अच्छा, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में बेसिकली आपकी ऑपरेशनल पार्ट आता है। ऑपरेशनल पार्ट से मुराद क्या, आप कैसे डेवलप करेंगे, उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को कैसे देखेंगे, आप जो है उसके बाद जो है मॉनिटर कैसे करेंगे। मॉनिटर एक पार्ट मॉनिटरिंग का आपके पास गवर्नेंस में भी आ रहा है, लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ डायरेक्शन की हद तक है, या उनकी जो मॉनिटरिंग की रिपोर्टिंग है, जो रिपोर्ट आपके ऑपरेशनल एक्टिविटी के बाद मिलेगी, तो वो उनसे कम्युनिकेट की जाएगी। तो अ, जो डायरेक्शन सेट करने वाली पार्ट है, वो गवर्नेंस
के हिस्से में आता है, और जो उसको ऑपरेट करता है यानी उन डायरेक्शन को, उन स्ट्रैटेजी को जो असली फॉर्म में लेकर आता है, जिसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि उसको ऑपरेट किया जा सके, वो बेसिकली आपका मैनेजमेंट का पार्ट बनता है। आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। एक और चीज़ जो हमने की थी उसमें हमने एक और करीब बुक के 27 पेज के हवाले से ही बात कर रही हूँ। जो सबसे पहला पैराग्राफ है, वो हमारा है कि इंफॉर्मेशन कैन बी एज़ डेटा एंडोड विथ मीनिंग एंड पर्पस। डेटा एंडो का मतलब ये होता है कि आप डेटा के ऊपर कुछ इस तरह से प्रोसेस, इंडो का मतलब होता है कि उसको ट्रांसपोज़ करना, उसको उस पे कुछ प्रोसेसेस अप्लाई करना इन अ वे कि वो डेटा आपके लिए एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बन जाए। वो आपके लिए काबिल इस्तेमाल आपके बिज़नेस पर्सपेक्टिव के हवाले से, यानी अगर आप किसी सिक्योरिटी फर्म में हैं, तो आप उस डेटा को पे को जो ट्रांसपोज़िशन उस पर करेंगे, वो इस तरह से करेंगे कि वो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में आपके लिए मीनिंगफुल हो। तो वो आपके लिए काम हो। अगर आप उसको वैसे ही रख देंगे, सिर्फ़ किसी जगह रखना है, स्टॉक में डाल देना है, तो पॉसिबली कि आपने उस पे करके आपने एक टेबल में तो डाल के एज़ अ रिकॉर्ड तो रख लिया, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी वर्थफुल फॉर यू इन फ्यूचर, क्योंकि आपने सिर्फ़ रख दिया। हो सकता है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में आप उसको यूटिलाइज़ करते, उसको इन्फॉर्मेशन बनाते, कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बनती, और फिर उसको आप शायद एन्क्रिप्शन भी लगा रहे होते और उसी हिसाब से स्टोर कर रहे होते, जस्ट लाइक यू आर स्टोरिंग पासवर्ड। तो पासवर्ड जो है अब उसकी पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो गया। सेम इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, आपके पास डेटा बहुत सारे कस्टमर का आ रहा होता है। जब बहुत सारे लोगों का कस्टमर का डेटा आ रहा होता है, तो वो एज़ इट इज़ स्टोर नहीं करते। वो जो डेटा वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, उस पर वो बहुत सारे मैकेनिज़्म लगा रहे होते हैं कि डेटा एक्सपोज़ ना हो। तो वो डेटा मास्किंग कर रहे होते हैं, जैसे कि उनके क्रेडिट कार्ड नंबर हैं। तो जो टेबल्स हम लोगों के सबके जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जो जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है बैंक्स में, वो कभी भी एक्चुअल फॉर्म में नहीं होता। हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर भी मास्क किए जाते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर एक वो डिफाइंड है कि कौन से कहाँ से लेके कहाँ तक के नंबर मास्क होंगे। तो वो मास्क कर दिए जाते हैं और फिर उनको स्टोर किया जाता है। अच्छा, तो ये एक मकसद था और एक पर्पस था जिसके लिए उन्होंने डेटा मास्क किया और उन्होंने स्टोर किया। तो ये एक बैंकिंग में कस्टमर की थी, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो एक्सपोज़ होने का खतरा होता, और जो कि आगे जाके नुकसानदेह साबित हो सकता था फॉर द कस्टमर एंड द बैंक एज़ वेल। तो इसलिए जब कोई भी डेटा है उसको अ, हम उस पे कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं और फिर उसको अपने लिए काबिल इस्तेमाल बना के उसको एक अपने पास रखते हैं, और जो कि हम इन फ्यूचर भी इस्तेमाल कर सकें, वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो इंफॉर्मेशन इसी तरह से है कि आप उस पे कुछ एप्लीकेशन अप्लाई करें और उसको काबिल इस्तेमाल अपने हिसाब से करें, जो आपके लिए मीनिंगफुल भी हो और जिसका कोई पर्पस भी हो। ये इस पे मैंने स्ट्रेस इसलिए दिया कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाए, तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई भी हो कि एग्ज़ैक्टली इन्फॉर्मेशन होती क्या है। गवर्नेंस और मैनेजमेंट पे हम बात कर चुके हैं। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें जो इस वक़्त स्लाइड आपके पास आ रही है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। जस्ट एक क्विक सा है कि आप से रिवीजन हो जाएगा कि गवर्नेंस इज़ ब्रॉडली डिफाइन्ड एज़ द रूल्स that runs the organization, including the policies, standards, and procedure that are used to set the direction and control the organization activities. जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले यही बात की थी कि जब गवर्नेंस की बात आती है, तो हम बात करते हैं कि डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, क्या करना है, हम एक स्ट्रक्चर, एक लाहे-अमल बना लेते हैं कि हमारे बिज़नेस के हमने आगे कैसे लेके जाना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली ये गवर्नेंस में आ जाती है कि आप गवर्न कैसे कर रहे हैं। फिर हमने कहा था इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास इसमें एक स्ट्रैटेजी भी बनेगी, ताकि हम ऑर्गेनाइज़ेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव कर सकें और डिज़ायर्ड स्टेट पे जा सकें। तो फिर हम वो स्ट्रैटेजी के लिए हम क्या करते हैं, हम
रोड मैप जो है वो बना लेते हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजी रोड मैप में हमारे पास क्या आ जाता है? रोड मैप में हमारे पास जो है कि जो डिज़ायर स्टेट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए होंगी जो चीज़ें चाहिए होंगी, हम एक वो स्टेप बाय स्टेप बना लेंगे, हम माइलस्टोन्स बना लेंगे कि पहले हम ये अचीव कर लेंगे, फिर हम इसके बाद ये कर लेंगे। फिर उसके बाद हम फाइनल माइलस्टोन तक पहुँच जाएँगे। फिर हम एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि हर माइलस्टोन अचीव करने में या फ्रॉम वन टू एंड अम डिज़ायर स्टेट तक पहुँचने के लिए वो कौन-से एलिमेंट होंगे, जो कि हमारे लिए रुकावट बन सकते हैं, जिन्हें हम कॉन्स्ट्रेंट कहेंगे, कि वो कौन से कॉन्स्ट्रेंट होंगे, जो कि इश्यू क्रिएट कर सकते हैं कि हम अपना जो गोल है वो अचीव ना करें या माइलस्टोन अचीव ना करें। तो दिस कुड बी अ टाइम लिमिट। हो सकता है हमारे पास 1 महीने का टाइम हो और हम किसी भी तरीके से हम 1 महीने में नहीं कर सकते, हम जो है वो 2 महीने में करेंगे। मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि रेगुलेटर या कोई दूसरी बॉडी या आपकी स्टेट की वजह से कोई ऐसी चीज़ हो जिसका अप्रूवल रुका हुआ हो, जब तक वो अप्रूवल नहीं होगा आप किसी सूरत आगे नहीं कर सकते। या जैसे इस वक़्त कराची की सूरत-ए-हाल है कि उसमें जितने भी ऑपरेशन हैं, वो हो रहे हैं लेकिन वो डिसरप्ट हो गए। तो इस वक़्त जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम कंप्लीट नहीं कर सकते। अ, इन द सेम सिनेरियो अगर आप ये देखें कि अगर कंस्ट्रक्शन के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, वो कंटिन्यूअसली ये नेचुरल डिज़ास्टर से बेसिकली हम अभी चल रहे हैं और इस प्रोसेस में आप ये देखें जितने भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, वो हॉल्ट स्टेज में आ गए। जिनको शायद अगस्त में कंप्लीट होना था, लेकिन वो किसी सूरत अगस्त में कंप्लीट नहीं हो सकते। वी हैव टू वेट till this weather is going to be in a stable position। तो ये एक टाइम लिमिट इस तरह से आ गई। दूसरी आपकी बात आ गई स्किल्स अवेलेबल। अब हर हर डोमेन में, हर जगह पे आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की आपको ज़रूरत होती है, ताकि आप एक अच्छे तरीके से काम परफ़ॉर्म कर सकें। स्किल जो है वैसे भी अगर हम आईएसओ के इस पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये एक रिक्वायरमेंट में भी आ जाता है कि आपके पास जो भी एरिया ऑफ कंसर्न है, उसमें आपके पास स्किलफुल जो है ह्यूमन रिसोर्स होनी चाहिए। ठीक है? फिर उसके बाद फंडिंग आ गई। मनी इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपके पास टाइम लिमिट का मसला नहीं है, आपके पास स्किल भी अवेलेबल है। रॉ लॉ एंड रेगुलेशन भी आपके फ़ेवर में है, लेकिन आपके पास इनिशिएटिव लेने के लिए पैसे ही नहीं हैं। अगर पैसे ही नहीं है तो आप करेंगे क्या? आप नहीं कर सकते बिकॉज़ यू नीड अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज़ टू एग्ज़ीक्यूट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अच्छा, फंडिंग आपके पास जब जब आएगी, तो ऑब्वियसली इसमें आपकी जो सीनियर मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनकी तरफ से अप्रूवल होगा, वो अलाउ करेंगे, तो आपके पास फंडिंग आना शुरू होगी, तो ही आप करेंगे। तो इन अ वे और अदर इज़ अ मैटर ऑफ अगेन अप्रूवल एंड ग्रांटिंग योर रिक्वेस्ट एज़ वेल। तो फंडिंग आ गया, लॉ एंड रेगुलेशन, आप जिस ज्यूरिसडिक्शन में काम कर रहे हैं, जिस बिज़नेस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उसमें आप जो काम कर रहे हैं, वो आपको अलाउ करता है या नहीं करता, क्या आप वो कर भी सकें या नहीं? मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी क्लाउड की भी, कि क्लाउड में अक्सर ऐसा होता है कि क्लाउड की में आपको जहाँ भी आपका डेटा रखा जाता है, वो लोकेशन आपको पता नहीं होती। लेकिन सर्टेन कंपनी या सर्टेन स्टेट रेगुलेशंस ये कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा कहाँ रिज़ाइड कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऐसी टेरिटरी में रखा जाए जो कि आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, आपकी राइवलरी उनके साथ हो सकती है। तो क्लाउड में दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो यहाँ तक क्लियर है। आई होप क्लियर होगा, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जी, जी। ठीक।
अच्छा, इसके बाद जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इनटू ओवरऑल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल आर सपोर्टेड बाय द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। इस पे हम स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं और हम के बाद अच्छी तरह समझ गए हैं कि जो आपके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो आप ऑब्जेक्टिव्स या गोल डिफाइन करेंगे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से अलाइंड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन किसी और डायरेक्शन में जा रही है, आप दुनिया का बेस्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, बट वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच नहीं हो रहा, तो अगेन जितनी भी सारी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि वो जो पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बनाई जा रही थी वो उसको सर्व ही नहीं कर रही और आपकी स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट ही नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। अच्छा जी। ये हम देख चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा करना चाह रही हूँ रिविज़न, ताकि दोबारा कंट्रोल हो जाए। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास है सिक्योरिटी पॉलिसीज़ अ, आपकी गवर्नेंस का पार्ट होंगी। स्टैंडर्ड्स होंगे, बिज़नेस केस, ये मैं कर चुकी हूँ। मुझे कोई थोड़ा-थोड़ा डिफाइन कर सकता है ये क्या चीज़ें हैं? ये हम मात साहब बताएंगे आपको, बल्कि तरन्नुम मैडम बताएंगी, उन्होंने पूरा पढ़ लिया है अब तक का। मैं वैसे अमाद से ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि अमाद साहब कहीं सो ना गए हों, उनका वीकेंड है और इनके यहाँ सुबह ज़रा जल्दी हो जाती है, तो इनको जगाते हैं, इनसे पूछते हैं कि भई आप बताएँ। नहीं नहीं, आप जो कह रही हैं ठीक ही कह रही हैं, ये भी सही लिखा हुआ है। ये भी सही लिखा तो हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रही है, ज़रा आप समझा दीजिए। ये मैंने तो बुक अभी पूरी पढ़ी नहीं है, तो सारी डेफिनेशन तो सामने लिखी हुई है, तो अब इसमें मैं आपको फर्दर क्या बताऊँ। सिक्योरिटी बस पॉलिसीज हैं, स्टैंडर्ड्स नहीं, हैं, यही हाँ, तो चीज़ें ये हैं, बता बेसिक दें, चीज़ें हैं। हमने हमने फर्स्ट में डिस्कस भी की थी ये दोनों तीनों चीज़ें, तो जी। आप बस अब डिफाइन कर दें, रीडिफाइन कर दें। सिक्योरिटी के लिए आप पॉलिसीज और उसको जो भी आपने चीज़ें देखनी होती हैं, स्टैंड और रिस्क कितना है आपका, और आपको कहाँ कहाँ सिक्योरिटी लगानी है, आपका थ्रेट्स क्या हैं, हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है, उस हिसाब से आपको पॉलिसी बनानी पड़ती है, और जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करना है। यही चीज़ें हैं बेसिकली। जो भी आपके गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स होते हैं। अब वो देखना यह है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उसके गोल्स क्या हैं, और उसमें आपको क्या रिक्वायर्ड है चीज़ें, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है। तो बस इस तरह की चीज़ें ही हैं। बाकी अगर मैं गलत हूँ तो आप बता दें थोड़ा सा। अच्छा तरन्नुम, आप इसमें ऐड करना चाहेंगी कुछ? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने अभी जस्ट रीडिंग की है तो अभी नोट्स बनाऊंगी तब थोड़ा मुझे इसका होगा। तो ठीक है, वैसे भी अच्छा ये पॉलिसीज हम चलें सिक्योरिटी के लिए जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे पासवर्ड पॉलिसीज है, ईमेल सिक्योरिटी के लिए है, और से चलें कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। जब भी पॉलिसी का मैंने ये बताया था, जब भी पॉलिसीज़ की आपके पास ये वर्ड पॉलिसी सुने तो आपके दिमाग में एक चीज़ हमेशा आनी चाहिए, मैनेजमेंट इंटेंशंस। मैनेजमेंट चाहती क्या है? पॉलिसी आपकी वही चीज़ होती है जो मैनेजमेंट आपकी चाह रही होती है। तो जब वो आ जाएगी सिक्योरिटी पॉलिसी, तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में मैनेजमेंट क्या चाह रही है, तो मैनेजमेंट इंटेंशंस। जब भी आपका ये मैनेजमेंट इंटेंशन ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर सवाल घूम फिर के भी पॉलिसीज़ के हवाले से आएगा तो आपको मैनेजमेंट इंटेंशन के नाम से याद आ जाएगा कि जो बेसिकली मैनेजमेंट चाह रही होती है, वो ही जो डायरेक्शन सेट वो चाह रही होती है, उसी को अचीव करने के लिए आप कुछ डिस्क्रिप्शन बना देते हैं, आपको एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बना देते हैं कि इसी पे अमल करना है। तो बेसिकली वो होती क्या है? वो होती है मैनेजमेंट की इंटेंशंस। सो जब हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हमें पता है अम, हमारी एक जो गवर्नेंस का एक पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट
करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाएंगे ताकि आपके जो भी रिस्क हैं उसको जो है वो आप कंट्रोल कर सकें, ठीक है जी, उसको मिटिगेट कर सकें और उसके अगेंस्ट आप कंट्रोल लगा दें। तो रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड फॉर दैट मैटर वी नीड सिक्योरिटी पॉलिसीज। स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली बाउंड्री क्रिएट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, प्रोसेसेस के लिए, प्रोसीजर्स के लिए। और हम ये बनाते क्यों हैं? हम इसलिए बनाते हैं, स्टैंडर्ड में एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, एक डिफाइन लाइन दे देते हैं कि अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप ये स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड्स करेंगे, आप ये बाउंड्रीज करेंगे, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेंगे। वो बेसिकली अलाइनमेंट बता रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस कि हम उसको कौन कौन सी चीजें हैं जो कंप्लायंस हम उसकी कर सकें। तो स्टैंडर्ड इसलिए बनाए जाते हैं कि आप एक बाउंड्री बना सकें लोगों के लिए कि ये स्टैंडर्ड है, अभी हम यही फॉलो करते हैं, जो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। फिर आ जाता है हमारा बिजनेस के। जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, कोई काम स्टार्ट किया जा सकता है, हो सकता है वो सब प्रोजेक्ट हो, कोई छोटा सा काम हो और कोई छोटा सा टास्क हो, लेकिन उसकी जब भी आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो देयर शुड बी अ प्रॉपर रीजनिंग फॉर दैट। ऐसा ना हो कि आप जो है वो कर रहे हैं लेकिन आपके पास अप्रूवल नहीं है और आपने उसको स्टार्ट कर दिया, तो फिर आपके पास ये होगा कि आपके पास और बहुत सारे कंस्ट्रेंट आएंगे। तो वो जो बिजनेस केस आपने बनाया या प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हैं वो स्टार्ट तो कर देंगे शायद किसी तरीके से, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही आपका बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आप उसको प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। सो ये एक होता है, इसलिए हम बिजनेस केस बनाते हैं, उसमें आप रीजनिंग देते हैं कि आप एक्चुअली करने क्यों जा रहे हैं। हो सकता है आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की एक्सरसाइज करने जा रहे हो, तो आप फिर एक बिजनेस केस बनाएंगे कि हम ये एक्सरसाइज हम थर्ड पार्टी से करवाना चाह रहे हैं। और हम क्यों कराना चाह रहे हैं? क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त बहुत ज्यादा थ्रेट्स हमने एक्सपीरियंस किए हैं और हमारे पास बहुत सारे जो है वो ट्रिगर्स आ गए हैं ऐसे, जो इंटिमेट कर रहे हैं कि हम जो है वो एक्सपोजर की मद में आ रहे हैं। तो इसलिए हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की एक्सरसाइज करवाना चाह रहे हैं। तो ये आपकी रीजन आगे, उसमें आप रिस्क भी दे सकते हैं। फिर आप उसमें फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे कि हो सकता है आप मुख्तलिफ प्रपोजल एक्सेप्ट करें दूसरे लोगों से और या उसको फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्रोसीड करें, बट आपने एक रीजन दे दिया, ठीक है, कि आपने करनी क्यों है। तो वो आप बिजनेस केस के बगैर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, इंफॉर्मेशन नॉलेज ये हम बात कर चुके हैं, मैं दोबारा मैं इस पे नहीं करूंगी। सिक्योरिटी इन शॉर्ट जो है बेसिकली आपको प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी का मतलब ही होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसी भी सूरत हाल में जहां आपको खतरा हो कि कुछ जो है वो बुरा हो सकता है या कोई इंसिडेंट हो सकता है, तो उसके लिए जो हम सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं वो बेसिकली प्रोटेक्शन ही होती है कि उन तमाम खतरात से हमें बचा सके। जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आप हमेशा 3 चीजें याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो एक पिलर्स कह लें या बेस कह लें, वो बेसिकली 3 एलिमेंट्स पर है। CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी। हम जितने भी स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क्स बनाते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, वो बेसिकली 2-3 चीजों पर ही बेस कर रहे होते हैं। इन 3 एलिमेंट्स की परसेंटेजेस आपके ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के हवाले से चेंज हो सकती है, बट ये 3 एलिमेंट एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन हु इज लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये 3 एलिमेंट होंगे। इन 3 एलिमेंट के साथ एक और एलिमेंट, जब यह स्टार्ट हुआ था कि हम ये 3 एलिमेंट होंगे, कुछ अरसे के बाद एक और एलिमेंट जो है वो सामने आया, जो कहीं शामिल किया जाता है, कभी शामिल नहीं किया जाता। उसको हम नॉन रेप्यूडिएशन होते कहते हैं। नॉन रेप्यूडिएशन का मतलब होता है
आई एम सॉरी, मैं इसमें से क्लिक नहीं सकती क्योंकि मैं मोबाइल से लॉग इन थी। लाइट दो ऑल्दो आ चुकी है, लेकिन अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही ये तमाम चीज़ों को। तो जो है नॉन रेपुडिएशन आगे भी आएगा, आपको पता लग जाएगा स्पेलिंग भी। और वो नॉन रेपुडिएशन का मतलब होता है कि कोई भी सेंडर कोई डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करे तो बाद में वो ये डिनाई नहीं कर सके कि ये मैंने नहीं भेजा था। जैसा कि डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, लोग कहते हैं ना आप डिजिटली साइन करके हमें भेजें। तो वो जब डिजिटली साइन करके भेजते हैं तो वो आप बेसिकली एक अश्योरेंस ले रहे होते हैं कि बाद में ये बंदा मुकर ना जाए कि ये मैंने नहीं किया। क्योंकि डिजिटली साइन का मतलब है कि हैश फंक्शन हुआ, और हैश फंक्शन जो बनता है उसका मतलब ये है कि ये इसी बंदे के पास एक्सेस था, किसी और के पास नहीं था। नॉर्मल ईमेल आपकी हो सकता है कि उसे मॉर्फ कर दिया जाए, उसमें चेंजेस कर दिया जाए, लेकिन जो डिजिटली साइन होती है उसमें नहीं होता, क्योंकि वो आखिर में जाके मैच होती है और उस मैच होने में वो पता लग जाता है कि ये इस बंदे ने भेजा है या नहीं भेजा। तो नॉन रेपुडिएशन बेसिकली जो टर्म है उसका मतलब है कि जो सेंडर है he cannot deny later that he has sent that information। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के आगे पीछे आपको सुनने को देखने को मिलेंगे। अच्छा, इंफॉर्मेशन के बारे में हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। वो यही है कि आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपके ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए ही बेसिकली हम ये सारा काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आई मस्ट मेंशन वन थिंग कि इंफॉर्मेशन की जब बात करते हैं, जब सिक्योरिटी की भी बात करते हैं, तो हमारे पास आप लोगों ने भी 2-3 टर्म सुनी होंगी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। ये तीनों टर्म्स अलग-अलग टर्म्स हैं, ये आपस में सिनोनिम्स नहीं है, एक दूसरे के नामों का बदल नहीं है, ये तीनों मुख्तलिफ चीजें हैं। जब हम आईटी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो आईटी सिक्योरिटी का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम, ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिस्टम की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं जो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपके पास एक कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो और उसमें कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो, तो उसको आप आईडी पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करें या कोई दूसरे मैकेनिज्म के साथ प्रोटेक्ट करें। बट उस पीसी की, स्टैंड अलोन पीसी की, अम, या जो है आपने एक इंटरनल नेटवर्क बनाया हुआ है उसी में आप करें, और वो बाहर इंटरनेट से एक्सपोज ना हो, और विद इन वो 1 2 3 जो भी लिमिटेड आपका नेटवर्क आपने बना लिया है उसी में हो, तो उसे हम आईटी सिक्योरिटी का नाम देंगे। इसमें आपके आईटी सिक्योरिटी अगर कहें तो आप इसमें गैजेट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हैं जो कि उसकी हद तक लिमिटेड हो और जो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो, उसको हम आईटी सिक्योरिटी के अंदर लेकर आएंगे। जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं, ऑफन पीपल use these terms as synonym to each other, but it's not like that. Whenever we talk about cyber security, we are basically talking about only digital information that can uh, move one place to another थ्रू इंटरनेट। जहाँ पे इंटरनेट आ जाएगा, जहाँ पे साइबर स्पेस आ जाएगी, हम साइबर स्पेस, हम जहाँ कनेक्ट इंटरनेट की कनेक्शंस को हम बेसिकली साइबर स्पेस कहते हैं। तो जहाँ जहाँ इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी बनेगी, उन तमाम नोड्स की प्रोटेक्शन, वो तमाम प्रोटेक्शन जो आ जाती है वो साइबर सिक्योरिटी में आ जाती है। अच्छा, उसके बाद जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए ये अजान हो जाए तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ।